हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड की समरी बुक वाइज जो है वो समरी लेकर आई हूँ कि दो पार्ट्स में मैं इसको करवाऊंगी। बुक जो 14 बुक्स हैं उनकी शॉर्ट एक समरी जो है वो मैंने ली है। और आप जानते ही होंगे कि प्रिल्यूड जो है वो ना केवल जो है ये वैसे जो मैं करवा रही हूँ ये झारखंड पीजीटी के लिए है। अगस्त में इसका पेपर है और जो अभी इसी अगस्त में 18 अगस्त का पेपर है इसका, जितना हो पाएगा। तो जो ये वाला पार्ट है ये ना केवल झारखंड के लिए बाकी और एग्ज़ाम्स के लिए भी, यूपी के लिए भी जो है वो हेल्पफुल है। तो आप लोग जो है इससे पहले जो है हमारा था पैराडाइज लॉस्ट की समरी मैंने करवाई थी, अब मैं प्रिल्यूड की समरी जो है वो आप लोगों को करवा रही हूँ। और इसके साथ ही आप जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अब नए आयोग के गठन के लिए विधेयक पास हो गया है, जल्दी आयोग भी बन जाएगा, उसके बाद कुछ महीनों में पेपर भी हो जाएगा। तो लगभग 5 से 6 महीने में ये सारी प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी पेपर होने की और उसकी। तो आप लोग को अगर लगता है कि भाई अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए हमारे पास है एक प्रैक्टिस बैच, ये रहा। तो अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये हमारा बैच है और पेड बैच है ऑब्वियसली। उसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं उसमें जो है मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टारगेट टेस्ट हैं और जो है इसको आपको इसमें पूरा जो है वीडियो इसका जो है लाइव बैच क्लास चलती है जिसमें सॉल्यूशन सारे दिए जाते हैं। ऐसा दी है कि सॉल्यूशन इसका आंसर ए, इसका आंसर बी क्यों है, कैसा है, वो जो है इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करा जाता है। इसके अलावा अगर वो कैब है तो चारों ऑप्शन समझाए जाते हैं। इस तरीके की प्रैक्टिस इसमें होती है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग लाइव क्लासेस ऑफ UPTGT, वो 15 अगस्त को हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। वो 15 अगस्त को ये बैच जो है ये लाइव क्लासेस है, ग्रामर और लिटरेचर दोनों। ठीक है जी। तो ये है हमारा 15 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है ये वाला बैच। कहाँ गया? ये 15 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जो है हमारे ये वीडियो बैचेस है जिसमें UPTGT का है, UPTGT PGT का है, TSSB का है, इसके अलावा जो है वो ग्रामर का है। तो ये चाहे लाइव लीजिए चाहे वीडियो लीजिए, दोनों में ही आपको नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलते हैं। चलिए अब इसके साथ, और इसके लिए आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो भी जानकारी है वो आपको स्टोर से और इससे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये ऐप आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जो है उस ऐप को अपने फ़ोन में रख सकते हैं। लगता है यार हम क्या करेंगे इस ऐप को रख के, तो डिलीट मार दो। तो ये जो है इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपकी प्राइवेसी का हनन होगा। ठीक है जी। चलिए अब इसके साथ हम द प्रिल्यूड की समरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए द प्रिल्यूड की समरी में स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मैं उसको बड़ा कर देती हूँ। द लॉन्ग एपिक पोएम इज नोन एज द प्रिल्यूड। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड को एक एपिक की तरह लिखना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू राइट इट लाइक एक ऐसा एपिक लिखना चाहते थे विच surpass all the epics, surpass all the epics जो है वो उनको पीछे छोड़ दे, इस तरीके का एपिक ही wanted to write, बट वो लिख नहीं पाए। वर्ड्सवर्थ ने कोई टाइटल जो है उसका डिसाइड नहीं किया था। उनकी मृत्यु हुई 1850 में। ये टाइटल उनकी वाइफ के द्वारा दिया गया है, द प्रिल्यूड। द पोएट रेफर्ड टू दिस पोएम एज पोएम टू कॉलरिज। सबटाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। पूरा टाइम उन्होंने इसे पोएम टू कॉलरिज ही कहा। इसके अलावा इसको जो है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड इसको सबटाइटल दिया। ही सॉ इट एज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एपिक, नॉट लाइक द क्लासिकल वंस डीलिंग विद द एक्सप्लॉइट्स ऑफ अ हीरो इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये एक अलग तरीके का एपिक है। ये एपिक है उनकी लाइफ से रिलेटेड, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, लिरिकल बिल्डिंग्स है। ये उन एपिक्स की तरह नहीं है जिसमें एक हीरो की कहानी एक्सप्लॉइट्स बताई जाती है। इसमें वो हीरो खुद है और उसकी कहानी है। वैसे भी आप लोगों ने सुना ही होगा, कीट्स ने एक टर्म दिया है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में वर्ड्सवर्थ दिखाई देते हैं,
Negative capability was used for Shakespeare. Egotistical sublime was used for Wordsworth. Both the terms were coined by Keats. और दोनों का ये है कि एक की वर्क्स में उनकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट ही नहीं करती शेक्सपियर के, एक के वर्क्स में उनकी ही पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है वर्ड्सवर्थ के. तो ये एक वो एपिक है जिसके हीरो वो खुद हैं. His poem was about his poetic sensibility as it developed from experience from his early childhood on. This poem was about his poetic sensibility. बचपन से ही उनके मन में जो विचार आते थे उसके बारे में जो है ये पोएम है. वर्ड्सवर्थ वर्कड ऑन इट फॉर इयर्स, बहुत समय तक उन्होंने इस पे काम करा. एंड पोएम को 1805 में 1799 में ये 2 बुक्स में आई, 1805 में ये 13 बुक्स में आई. इट गॉट कंप्लीटेड. मगर पूरी जिंदगी फिर भी वो इसे रिवाइज करते रहे. और 1850 में आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, दिस वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली बाय हिज वाइफ एंड द प्रेजेंट टाइटल वाज आल्सो गिवन बाय हिज वाइफ. The 1805 edition had 13 sections. 13 sections थे जिन्हें books कहा गया था, while the 1850 edition has 14 books. 1850 edition में 14 books हैं. The 14 books of the prelude are of different length and in hundreds of lines. बहुत मतलब अलग अलग, ऐसा नहीं है कि जो जितनी lines एक book में उतनी ही सब में है. All the parts of the epic are in unrhymed blank verse. ये blank verse में लिखी हुई है, related in a conversational style and for the most part in the natural diction and speech patterns of ordinary people. ये ऐसा लगता है जैसे बातचीत के क्रम में लिखी गई है. इसमें कोई हाई एलिवेटेड स्टाइल नहीं है. इसमें एक वो स्टाइल है कि जो एक साधारण व्यक्ति भी पढ़ के समझ सके. वैसे भी आपको पता ही होगा कि वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस में ये कहा भी है कि पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. इट मीन्स ही गेव हिज थ्योरी ऑन पोइट्री. तो उन्होंने यही कहा था कि पोएम की लैंग्वेज इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक कॉमन मैन भी उस लैंग्वेज को समझ सके. ठीक है, तो ये जो है इट्स स्टैंजास डू नॉट फॉलो पैटर्न्स. पैटर्न्स नहीं है स्टैंजा में जैसे लिरिकल पोएम्स में होते हैं. ईच बुक कैरीज अ टाइटल पर्टेनिंग टू पीरियड ऑफ हिज लाइफ. उन्होंने 14 की 14 जो बुक्स हैं उन्हें एक टाइटल दिया है जो उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता हुआ है, उनकी उम्मीदों के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, as well as other information. In totality, the poem is a record of his emotional, spiritual and lyrical development. ये पोएम बचपन से बड़े होने तक की कहानी है उनकी, जिसमें उनके इंट्रैक्शंस भी बताए गए हैं, विभिन्न लोग जो उनसे मिले हैं. और उनकी सिस्टर डॉरथी और डॉरथी के साथ उनका किस प्रकार का रिश्ता था, कॉलरिज के साथ किस प्रकार का था, ये सारी चीज़ें हमें इस पोएम में पढ़कर जो है वो पता चलती हैं. The narrative thread of his life is related with repeated reflections on the nature of humanity in general. ये भरी हुई है कि एक ऐसा नहीं है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक हम जो है यात्रा पे निकल जाते हैं ओडिसियस की तरह. ये ऐसा है जैसा लगता है कि हम डे टू डे लाइफ को स्टडी कर रहे हैं. Strong belief in people and the past to create lives for themselves is mixed at time. कि इसमें जो ये दिखाया है कि साधारण लोगों में बिलीफ और वो क्या असाधारण बना सकते हैं, स्पेशली एट द एंड ऑफ द पोएम विद प्रेज फॉर द डिवाइन ऑर्डर. और एंड में जो है डिवाइन ऑर्डर की प्रेज की गई है. अब चलिए लेते हैं पहली और दूसरी किताब, इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम एंड स्कूल टाइम कंटिन्यूड. ये पहली और दूसरी बुक्स के नाम है, इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम कंटिन्यूड. इसे ही पढ़ के आपको पता चल रहा होगा कि उन्होंने इसमें अपने बचपन के, अपने स्कूल के किस्से जो हैं वो बताएं. फोकस ऑन द पोएट्स चाइल्डहुड एंड यूथ. इसमें उनका बचपन है, उनकी यूथ के बारे में बताया गया. ही लेफ्ट लिविंग अब्रॉड टू रिटर्न टू हिज नेटिव एरिया इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड. कि वो जो है ही लेफ्ट लिविंग अब्रॉड, भाई वो अब्रॉड से वापस अपने नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में लौटकर, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में लौट कर आते हैं और वहाँ पर उन्हें अपनी पोएम लिखने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल मिलता है. उनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल क्या है? साधारण लोग, कॉमन मैन. और उनको वो मिलता है कहाँ? अपने नेटिव लैंड में. He speaks of his first years and experience such as feeling guilty for temporarily. इसमें उन्होंने एक बोट स्टीलिंग का जो है वो बताया, बोट स्टीलिंग का एक
जो है वो एक किस्सा सुनाया है और उसमें बताया है कि किस तरीके से वो आज भी गिल्टी फील करते हैं उस बोट स्टीलिंग के लिए। और आइस स्केटिंग के प्लेजर्स के बारे में बताया उन्होंने बुक 1 में। आइस स्केटिंग के प्लेजर के बारे में, बुक स्टीलिंग के बारे में बताया, वो बुक कह रही हूँ बोट स्टीलिंग के बारे में। He describes how he came to understand nature more and more and to rely on it in his imagination, which now takes him back to those time. वो कहते हैं कि आज उन्हें समझ में आता है कि कैसे वो नेचर पे और ज़्यादा जो है वो रिलाई करते जा रहे हैं और अपनी इमेजिनेशन पे, और अब जो है विच नाउ टेक्स हिम बैक टू, और अब इमेजिनेशन के माध्यम से वो उस समय को जी रहे हैं। बुक थ्री का जो नाम है वो है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। बुक 1 and 2 चाइल्डहुड एंड जो है उसमें स्कूल टाइम है, स्कूल टाइम कंटिन्यूड है। बुक 3 है रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। अब वो बड़े हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं और ही इज अटेंडिंग क्लासेस एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अब वहां पर किसको दिखाया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। ऑब्वियसली अब उनका जो है वो एक स्टेज दिखाई है जिसमें वो अब बड़े हो गए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए हैं। हिज टाइम एज अ स्टूडेंट आर मिक्स्ड। अब यहाँ उन्होंने अपना ना पसोपेश दिखाया कि जब वो अपने नेटिव लैंड, अपनी जो है उससे उठ के एक मतलब एक उस एरिया से जहाँ पर नेचर के बहुत करीब खुद को वो मानते थे, वहाँ से एक अर्बन क्षेत्र में जाते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो एज अ स्टूडेंट उनकी फीलिंग्स मिक्स्ड हैं, सिंस ही डज नॉट फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोर्सेज और इवन हिज फेलो स्टूडेंट्स। तो वो पढ़ाई पर या अपने फेलो स्टूडेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देते। ही एंजॉयज देयर कंपनी, उनको वो कंपनी एंजॉय करते हैं, मगर इसके अलावा उन्हें अपना अकेलापन भी बहुत पसंद है। At university, he comes to feel his calling to develop into the poet who is writing. यूनिवर्सिटी में उन्हें लगता है कि मेरा अंदर का पोएट पुकार रहा है जिसे प्रिल्यूड लिखना है। He says each man is memory to himself, कि हर इंसान विभिन्न जो है वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बनता है। And with the help of these experiences, he produces a great work. Wordsworth spends much time traveling at every opportunity. उसमें दिखाया, उन्होंने बताया कि उनको ट्रैवलिंग करना कितना पसंद है। सिंस द क्लासरूम रिस्ट्रिक्ट्स हिम, अब क्लासरूम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। इवन दो ही एंजॉयज ग्रेट बुक्स, लेकिन उन्हें अच्छी किताबें पढ़ना और यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशंस जो हैं वो पसंद है। अब बुक 4 में दिखाया है समर वेकेशन। इसमें वर्ड्सवर्थ दिखाते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में वेकेशन पड़ी हैं और वो जो है उस वेकेशन को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और उसमें ट्रैवलिंग करके किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन को और एनरिच कर रहे हैं। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड हिज शेडोई परसेप्शंस मोर। इन वेकेशंस में वो खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को और अपने शेडोई परसेप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। He also relates the incident of a brief meeting with a poor wandering discharged soldier. इसमें उन्होंने, इस बुक 4 में उन्होंने एक एनेक्डोट जो है वो एक घटना बताई है जिसमें उनकी मुलाकात होती है एक सोल्जर से जो गरीब है, भटकता फिरता है। वन ऑफ मेनी सच सॉलिटरी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग जो उनकी पोयम का सब्जेक्ट मैटर बने हैं। इसमें भी उन्होंने एक गरीब घुमंतू सोल्जर के बारे में बताया जिसकी नौकरी अब जा चुकी है, और ये उनमें से एक, कई लोग जो वर्ड्सवर्थ अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों से मिले थे, उनमें से ये भी एक उनकी पोइट्री के, उनके पोयम के लिए एक सब्जेक्ट मैटर है। बुक 5 बुक्स कंटिन्यूज हिज एपिसोडिक, इसका नाम ही है बुक्स, continues his episodic education and narrates the influence the visionary poet Coleridge has had on him. इसमें उन्होंने बताया है कि कॉलरिज से जब उनकी मुलाकात हुई, कॉलरिज से मिलने के बाद उनके अंदर क्या चेंजेस आए। ही डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर विजन ही हैज़ हैड। इसमें उन्होंने एक सपना बताया है। अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेनिश एपिक डॉन क्विक्सोट। आपने डॉन क्विक्सोट जो है अगर नाम सुना हो या पढ़ा हो, सर्वेंटीज के द्वारा लिखा गया है, 1605 और 1615 में आया था ये। ही हैड बीन, वो बताते हैं कि उन्होंने एक स्ट्रेंज सपना देखा कि वो एक डॉन क्विक्सोट एक बार पढ़ रहे थे, एंड अ ड्रीम ऑफ अ मिस्ट्री, और उन्होंने एक सपने में एक अरब देखा जो कैमल पर है।
तो अरब जो है भविष्यवाणी करता है नेचुरल वर्ल्ड की, दुनिया की, आदमी की, उसकी क्वेस्ट फॉर मीनिंग, क्या हमारा इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है, इसके बारे में वो अरब जो है वो भविष्यवाणी करता है. The book develops a theme that men are caught between the dream of immortality and acceptance of limitations. ये थीम है कि इंसान जो है ना वो ड्रीम ऑफ इमोर्टलिटी, वो अमरता के सपने में जीता है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशंस, और वो जो है ना कि वो फंसा हुआ है किस में, अमरता चाहता है लेकिन लिमिटेशंस में फंसा हुआ है. द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, इसमें उन्होंने अपनी मदर की मृत्यु के बारे में भी बताया है. टू स्पीक लेट लेंथ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, कि ये बताया है कि माँ की मृत्यु के बाद एक बच्चा कैसा महसूस करता है. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर बेस्ड एजुकेशन, कि नेचर की एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए क्यों जरूरी है, अवे फ्रॉम टू मच, कि बुक लर्निंग से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचर की लर्निंग है, क्योंकि व्हेन यू आर इन नेचुरल एटमॉस्फेयर यू लर्न थिंग्स ऑटोमेटिकली, एंड कंपेयर टू दैट लर्निंग which you have to put forcefully inside us. तो ये जो है उन्होंने इसमें एक नेचर की लर्निंग, आप लोगों ने एक जो है पोएम भी पढ़ी होगी द टेबल्स टर्न, जिसमें उन्होंने कहा भी है वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन देन ऑल द सेजेस कैन. तो इसमें उन्होंने जो है बताया भी है कि नेचर जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है जितना सारी किताबें नहीं. तो इसमें उन्होंने अपनी मदर की मृत्यु के बारे में बताया है. इसके अलावा नेचर का इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पे क्या पड़ता है ये बताया. Rather, his belief is in some sort of previous existence in which children have already absorbed knowledge from nature, their native continent. इसमें इसके अलावा वो ये भी कहते हैं his belief in some sort of previous existence in which children, इसमें उन्होंने एक previous existence के बारे में भी बताया कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो जो है एक नॉलेज उनको होती है, एक नेचुरल नॉलेज जो है वो होती है, जो नेटिव कॉन्टिनेंट जो वो ऊपर से ही कहीं से लेकर जो है वो आते हैं. Book 6, Cambridge and the Alps, moves from Wordsworth experiences in England and abroad. इसमें वर्ड्सवर्थ ने अपने experiences दिखाए हैं इंग्लैंड में और abroad. He leaves his education for other places. अब वो अपनी एजुकेशन के अलावा घूमते हैं, लॉन्ग एक्सकर्शंस, और उन्होंने इसमें वर्णन किया है यूरोपियन एल्प्स के बारे में, और एट द बॉर्डरलैंड्स फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली के बारे में उन्होंने अपने एक्सकर्शंस के बारे में बताया है. ही एंड हिज फ्रेंड मैनेज टू क्रॉस द हाईएस्ट माउंटेन पास ऑलमोस्ट बाय चांस. इन्होंने बताया है कि कैसे वो और उनके दोस्त जो हैं उस हाईएस्ट माउंटेन पास को उन्होंने बाय चांस वो पास कर गए थे. शोइंग द सुप्रीमेसी ऑफ द इमेजिनेशन, जिसमें बताया है कि इफ़ यू थिंक ऑफ समथिंग तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने में लग जाती है. ही इज थ्रिल्ड एज वेल टू बी इन फ्रांस, और उसमें बताया कि फ्रांस में उनको कितना मतलब थ्रिल्ड होते हैं वो फ्रांस में पहुंच के. क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन ने वहाँ पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हर चीज़ चेंज कर दिया, लोगों के सोचने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया है. बुक 7, रेजिडेंस इन लंडन, returns the poet to London after his adventures in Europe. इसमें पोएट यूरोप के अपने एडवेंचर्स के बाद लंदन लौट कर आते हैं. इट एक्सप्लोर्स इन डिटेल द अर्बन लाइफ सो डिफरेंट. इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे शहर की जिंदगी नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है, एंड शोज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रीट्स, फेयर्स, थिएटर्स, स्टोर्स, चर्चेस. और इसमें उन्होंने बताया है कि स्ट्रीट्स, मेले, थिएटर्स, क्लब हाउसेस, स्टोर, चर्च, ये सब दिखा है. एंड द मल्टीट्यूड ऑफ डेली लाइफ एट दैट टाइम. देयर इज अ कॉन्टिन्यूअल कंट्रास्ट ऑफ द इमेजिनेशन. इसमें उन्होंने इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में कंट्रास्ट जो है वो दिखाया है. तो यहाँ तक थी आज मैं बुक 7 तक जो है वो करवा रही हूँ, और बाकी की 7 बुक्स जो है वो कल करवाऊंगी. और उसके बाद इसके जो है क्वेश्चंस जो मैं लूँगी, कोट्स बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह मैं लूँगी. तो ये जो है मैंने एक शॉर्ट समरीज जो है कलेक्ट करी हैं कि बुक्स के नाम हैं, उनमें किस में क्या चीज़ बताई है, एक इसको लिया है. और अभी क्वेश्चन भी जो है उस पर प्रिल्यूड पे आप लोगों को करवाऊंगी विद कुछ कोटेशंस भी. भाई इतनी बड़ी किताबें हैं, इनकी सारी कोट्स तो नहीं हो सकती, मगर कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स करवाई जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए. बाकी की बुक्स जो है वो कल लेंगे. बोर नहीं होना चाहिए इंसान,
चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय।